हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज है आपके कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 5। यदि आपको याद हो तो जो प्रीवियस लेक्चर्स थे मैंने आपको उनके अंदर एनालिटिक फंक्शन के ऊपर स्पेशली हमारी चर्चा रही है कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है और उसकी क्या क्वालिटी होगी, यानी कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, इसकी जाँच कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि यदि कोई फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो वो क्या होता है, एनालिटिक। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि यदि जो CR इक्वेशन है वो पोलर फॉर्म में हो तो क्या इक्वेशन बनेगी, वो पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल किए। तो ये बच्चों, आज के इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, जिससे आपको एनालिटिक फंक्शन और कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन कैसे होगा, क्या क्या उसकी क्वालिटी होगी, वो समझ आ जाएगी। तो देखिए, आपके बच्चों बुक के ही एग्जाम्पल है कि कोई फंक्शन है fz इक्वल टू, क्वेश्चन है कि fz इक्वल टू साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आइटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, कुछ ऐसे। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड एनालिटिक है, यानी इसको हमें प्रूव करना है कि ये हमेशा संतत यानी सर्वत्र संतत और क्या होना चाहिए आपका, एनालिटिक। तो सबसे पहले देखो, यदि मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ बच्चों, देखो u प्लस आइटा v से, एक सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसको लेने का रीजन क्या है वो आपको समझना है। देखो, यदि मैं u प्लस आइटा v से इसका कंपैरिजन करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, u इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स कोस वाई और v इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी हाइपरबोलिक का बच्चों यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये सर्वत्र संतत है, यानी या तो मैं ये करूँ कि जो हमने थर्ड चैप्टर आपका पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, नंबर 1। या फिर आपको एक रूल यदि याद हो, आपने जो पढ़ा है 12th क्लास से ही, कि यदि एक फंक्शन जैसे मान लो फिक्स पॉइंटेड डोमेन है उसका, उसके ऊपर fx कंटिन्यूस है और gx भी कंटिन्यूस है, देन fx प्लस gx भी क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा या नहीं होगा, जवाब दीजिए। आराम से सोचिए, दिमाग में तो इस बात को बैठाइए और इसका बेसिकली मीनिंग बताइए मुझे कि यदि भाई आपने पढ़ा है या नहीं, कि यदि मान लीजिए कोई इंटरवल दे दिया, चलो आपको, उसके अंदर आपका के पास दो फंक्शन है, एक fx है और एक gx है। ठीक है, यदि उस इंटरवल में fx कंप्लीटली कंटिन्यूस है और gx भी कंटिन्यूस है, देन fx प्लस gx, fx माइनस gx और fx डॉट gx एंड gofx f o gx, ये हमेशा क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूस होते हैं। ये कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी दो फलन यदि संतत है तो उनका योग, उनका अंतर, उनका गुणा, उनका संयुक्त फलन भी संतत होगा। हाँ, अब किसी बच्चे के माइंड में आ रहा होगा सर fx अपॉन gx का आपने जिक्र नहीं किया या gx अपॉन fx का जिक्र नहीं किया। ये जिक्र नहीं करने का वजह ये है कि fx अपॉन gx भी कंटिन्यूस हो सकता है, लेकिन तब जब gx इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि fx अपॉन gx आप में gx 0 हो जाए तो fx अपॉन 0 इन्फिनिटी वैल्यू देगा। क्योंकि बच्चों, यदि आपने कंटिन्यूटी की एक और डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि यदि किसी का ग्राफ टूट जाए बनाते वक्त तो वो क्या हो जाता है, आपका डिसकंटिन्यूस हो जाता है। सिंपल सी ये डेफिनेशन भी पढ़ी है नहीं पढ़ी? हाँ, लेकिन हम लिमिट के थ्रू क्यों करते हैं, क्योंकि प्रत्येक फलन का ग्राफ हमारे लिए इतना ईजी नहीं होता बनाना। भाई ग्राफ बनाया जा सकता है लेकिन उसकी वैल्यू पता करके ग्राफ बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, जैसे मान लो log के अंदर sin x आ गया, log के अंदर sin x आ गया, तो उसका यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे चलो sin की वैल्यू तो मैं फिर भी निकालूंगा, log के अंदर वैल्यू कितनी याद रखूँगा। तो इस वजह से हम लिमिट के कंसेप्ट के थ्रू उसको सोल्व करते हैं, तो याद रखना। अब आप ये देखो कि कोस हाइपर, देखो यदि आपको याद है कोस हाइपरबोलिक वाई क्या होता है, ये होता है e की पावर y प्लस e की पावर माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, और जो साइन हाइपरबोलिक y है वो होता है e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई अपॉन 2। ये बच्चों कुछ ऐसा होता है। ठीक है,
अब आप इस पे समझिए, इस पे अपन ध्यान केंद्रित कीजिए कि आपने यदि पढ़ा है, ध्यान है आपके, देखो पढ़ा हुआ था भाई, याद है या नहीं वो एक अलग बात है। यदि आपको याद हो तो क्या e की पावर x ऑलवेज कंटिन्यूस नहीं होता? e की पावर x ऑलवेज कंटिन्यूस है या नहीं है? कंटिन्यूस है फॉर ऑल रियल नंबर। ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, यानी संतत है। तो दोनों का योग भी क्या होगा? संतत होगा। यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखने का तरीका ये रहेगा, क्योंकि u व v सर्वत्र संतत है, सर्वत्र संतत है, अतः u प्लस आइटा v भी सर्वत्र संतत होगा। यदि u ऑलवेज कंटिन्यूस है, v ऑलवेज कंटिन्यूस है, तो u प्लस आइटा v भी ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। फिर एनालिटिक प्रूफ करना था, तो डेल u अपॉन डेल x क्या होगा? साइन x का अवकलन कोस x, कोस हाइपरबोलिक y, ऐसे कैसा। डेल v अपॉन डेल x क्या जाएगा? माइनस का साइन x साइन हाइपरबोलिक y। डेल u अपॉन डेल y साइन एक्स एज इट इज कोस हाइपरबोलिक y का साइन हाइपरबोलिक y, यहाँ पे माइनस नहीं आता है। ठीक है, और डेल v अपॉन डेल y कोस एक्स एज इट इज ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक y। तो यहाँ पे देख लो रिजल्ट अप्लाई हो रहा है कि डेल u अपॉन डेल x इक्वल डेल v अपॉन डेल y एंड डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस का डेल v अपॉन डेल x। लागू हो रहे या नहीं हो रहे? तो यदि ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि जो आपका फंक्शन है वो क्या है? सॉरी, एनालिटिक, यानी वो अपने डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा। इसका बेसिकली अर्थ ये होता है। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, जब भी किसी फलन को अवकलन विज्ञात करना हो तो हम उसको एनालिटिक प्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसके अवकलज का अस्तित्व है या नहीं, पहले हमें ये पता करना है। यदि दिया गया फंक्शन एनालिटिक है तो मतलब उसका अवकलज अस्तित्व में है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, सिर्फ देखिए कंटिन्यूटी के वर्ड को हम क्लियर करने के लिए हमें इस क्वेश्चन को लेना पड़ा था, बाकी इसके अंदर और कोई ऐसी बात नहीं है जो खास हो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है ये। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ कि z के किस मान के लिए निम्न प्रकार परिभाषित फलन विश्लेषिक नहीं है। तो कुछ दिया हुआ है जो आराम से मैं एक बार लिखता हूँ, ध्यान से समझो इसको। स्टूडेंट, हमें z इक्वल टू क्या दिया है? साइन u कोस हाइपरबोलिक v प्लस आइटा कोस u साइन हाइपरबोलिक v। ठीक है, कोमा w इक्वल टू है u प्लस आइटा v। हमें ये बताना है कि z की किस वैल्यू के लिए आपका ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले हैं वो याद रखने में। नंबर 1, यहाँ पे एक रूल होता है कि dz अपॉन dw इक्वल होता है डेल z अपॉन डेल u के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यदि ऐसा केस हो तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे कि जो आपका बच्चों dz अपॉन dw होता है वो किसके इक्वल होता है? डेल z अपॉन डेल u के। ठीक है, नंबर 1। और एनालिटिक नहीं होगा, एनालिटिक यानी विश्लेषिक नहीं होगा जब dz अपॉन dw इक्वल टू क्या हो? 0 हो। ये दो बातें आपको इस क्वेश्चन के लिए, और आगे एक दो क्वेश्चन और करेंगे उनके लिए आपको स्पेशली याद रखनी है। बात समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? यदि इस तरीके का केस हो कि z u एंड v का फंक्शन हो और w u प्लस आइटा भी इस तरीके का हो, और आपको आगे यदि ये प्रूफ करना भी एनालिटिक है या नहीं है, जो भी बातें
तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला याद रखो कि डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल यू। ये वो कंडीशन है जहाँ पे भी आपको अवकलन का मान ज्ञात करना होगा। उसके बाद विश्लेषिक कब नहीं होगा, जब डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तब z का मान क्या होगा हमें वो बताना है। क्वेश्चन याद रखना, हमें u और v का मान नहीं पूछा, हमसे z का मान पूछा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिलेशन इसका z के रूप में बनाना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये चलो स्टार्टिंग करते हैं। z इक्वल टू लिखा हुआ ही है, तो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू जो है यानी इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल यू क्या हो जाएगा, डेल यू का आंसर तो ये हो जाएगा कोस यू कोस हाइपरबोलिक वी, ठीक है, प्लस माइनस का सॉरी आइटा साइन यू साइन हाइपरबोलिक वी। बताइए बच्चों, इतनी बात आपकी समझ आई या नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो आराम से। कोई डाउट है क्या किसी को? तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इसका यानी जो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू है इसका जेड के साथ रिलेशन बन जाए, ठीक है। मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जो डी जेड बटे डी डब्ल्यू है उसका जेड के साथ रिलेशन बन जाए। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों को वर्ग करके जोड़ दूँ, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू माइनस नहीं बच्चों स्क्वायर, दोनों को वर्ग करके जोड़ दो। देखते हैं क्या नया सिनेरियो जनरेट होता है हमारे आगे। तो देखो इसका स्क्वायर करूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर यू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, फिर आइटा का स्क्वायर होगा -1 यानी कोस स्क्वायर यू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी प्लस 2 आयोटा साइन यू कोस यू साइन हाइपरबोलिक वी कोस हाइपरबोलिक वी, कुछ ऐसा आ जाएगा। इसका स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा कोस यू कोस हाइपरबोलिक वी, तो आ जाएगा कोस स्क्वायर यू प्लस का कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, ये माइनस आइट है ना, तो इसका स्क्वायर प्लस ही बन जाएगा। फिर तो रूल होता है प्लस, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर यू सॉरी यू और आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी है बच्चों, कुछ ऐसा। फिर आगे का और सोल्व करते हैं, -2 आइटा, चलिए माइनस का ही आना चाहिए बच्चों, ज़्यादा बेटर लगेगा ऑप्शन है ना, प्लस का सॉरी ये आएगा बच्चों माइनस का, वही साइन यू कोस यू साइन हाइपरबोलिक वी एंड कोस हाइपरबोलिक वी। अब आप देखिए ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यहाँ तक बच्चों कोई डाउट है तो बताओ, आराम से देखो एक बार, कोई भी कन्फ्यूजन है तो बताओ। आगे इतनी बात समझ में? आगे देखिए फिर इन दोनों से मैं क्या कॉमन लूँगा, इन दोनों से यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर यू प्लस कोस स्क्वायर यू माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, यदि मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा कोस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू। तो ये आप सभी जानते हो 1 होता है, ये भी 1, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, और ये बच्चों कितना होता है 1, यानी मेरे पास जो जेड स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का होल स्क्वायर है वो कितना आ गया 1। अब आप देखो मैंने जो कहा था वही रिजल्ट जनरेट हो गया नहीं हो गया मेरे पास, यानी मुझे क्या करना था, मुझे जेड और डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू को एक साथ बनाना था।
मुझे क्या करना था कि z और dz अपॉन dw को एक साथ बनाना था, एक ऐसी इक्वेशन जहाँ सिर्फ इन्हीं पे डिपेंडेबल हो। तो यहाँ से आप देखो dz अपॉन dw की वैल्यू जो मेरे पास आई वो आ जाएगी √1 माइनस z²। क्लियर है? अब इस केस पे आइए, ये कह रहा है कि z की वो वैल्यू बताइए जहाँ पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो एनालिटिक कब नहीं होगा? जब dz अपॉन dw क्या हो जाए 0, यानी उस केस में जब √1 माइनस z² इक्वल टू 0 हो तो 1 माइनस z² इक्वल टू 0, z² इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू +-1। तो ये बच्चों आपका रिजल्ट आ गया कि यदि z की वैल्यू +-1 आती है तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो एनालिटिक नहीं होगा। इसके अलावा आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो जहाँ यह हमेशा क्या होगा? एनालिटिक होगा। तो देख लो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है क्योंकि उसके अंदर हमने अलग कॉन्सेप्ट को यूज किए। देखो नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपके माइंड में देखो बात आई है कुछ कि UV है, क्या मतलब? देखो सबसे पहले देखो, अब जो अभी तक हमने पढ़ा था वो था z इक्वल टू भी x प्लस आइटा वाई के फॉर्म में होता था, fz होता था u प्लस आइटा वी की फॉर्म में, जहाँ u x y का फलन है और v भी x y का फलन है। लेकिन यहाँ पे एक बार इसको आप देखो, आपको कुछ अलग ही चीज़ दिखाई देगी, यानी x y की जगह u और v यूज किया गया है एक तरीके से, x और w को x प्लस आइटा वाई की तरीके से माना गया है। यदि मैं इसको ये मानूँ z इक्वल टू साइन x कोस हाइपरबोलिक y प्लस आइटा कोस x साइन हाइपरबोलिक y, जैसे यदि मैं इसको सिर्फ एक बार मानता हूँ तो आप ये देखो ना कि ये x y का फंक्शन बनेगा, लेकिन w x प्लस आइटा वाई जो z की जगह थोड़ा सी अलग वैल्यू बन रही है, नहीं बन रही है मेरे पास, तो वहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके सामने भी आ सकता था कि वो कि फलन नहीं है, वो z की वैल्यू है। तो इस वजह से यहाँ पे रूल थोड़ा अलग यूज होगा। यदि ऐसा केस दिखाई दे तो आप याद रखोगे कि जो dz अपॉन dw है वो किसके इक्वल होता है? डेल z अपॉन डेल u के। और दिया गया फंक्शन एनालिटिक कब नहीं होगा? कि जब dz अपॉन dw क्या आ जाए 0। अब किसी के बच्चे माइंड में आएगी सर यहाँ से भी आप 0 के इक्वल ले लो। चलो आपकी बात मैंने मान ली भाई, यदि मैं इसको 0 के इक्वल ले लेता हूँ, लेकिन मुझे करना क्या था? मुझे z की वैल्यू ज्ञात करनी है, या तो फिर यहाँ से इनमें रिजल्ट बनाओ, इन दोनों को आपस में अरेंजमेंट करता भाई, यहाँ से इसको 0 के बराबर लेता हूँ, मैं वैल्यू निकालूंगा किसी न किसी की, वो उसके अंदर पुट करूँगा, उसके बाद मेरे पास z की जो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ से मैंने देखा भी दोनों को आपस में जब एक साथ सोल्व किया जा सकता है तो फिर सोल्व कीजिए, ठीक है बच्चों। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपकी ही बुक का ही है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। देखिए समझ आ गया होगा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। हाँ, फॉर्मूले आपके जरूर याद रखने होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आइटा v संतत है। कोई फलन है बेटा अपने पास जो u प्लस आइटा v के फॉर्म में है, हमें ये प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है अर्थात संतत है। कब? तथा मूल बिंदु के ऊपर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है। बस मुझे आ रही है कि मूल बिंदु के ऊपर, सीधा नहीं बोल दिया, इस बार ओरिजिन के ऊपर आपको मूल बिंदु के ऊपर ये बताना है कि जो आपकी CR इक्वेशन है सेटिस्फाइड करती है, यानी आपको जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है वो ओरिजिन के ऊपर करना है, मूल बिंदु के ऊपर। और यदि ऐसा याद हो तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इससे रिलेटेड या इसी के जैसा ही कोई ना कोई क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। परंतु वहाँ f' विद्यमान नहीं है, ये भी करना है। कौशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी बट f डज नॉट एग्जिस्ट। तो करते हैं, चलो पहले फलन लिखते हैं। फलन भी थोड़ा सा अलग ही दिखेगा आपको, लिखते हैं एक बार कि f ऑफ z है हमारे पास x क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस आइटा माइनस वाई क्यूब ब्रैकेट में 1 माइनस आइटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में दिया है z इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f ऑफ 0 इक्वल टू 0। f ऑफ 0 का मतलब z 0 होने का मतलब मूल बिंदु। या आप खुद सोचो भी जब x 0 मूल बिंदु पे x 0 y 0 z x प्लस आइटा y 0 प्लस आइटा 0 को मैं क्या कह सकता हूँ? 0 ही बोलूँगा ना। तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा सही तरीके से यदि मैं ढंग से लिखूँ तो ये होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा, ठीक है, और एक्स क्यूब बनेगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। कंपेयर करने पर बच्चों मेरे पास आ जाएगा u की वैल्यू तो आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y की वैल्यू आएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन स्क्वायर। अब सबसे पहले प्रॉब्लम ये आ गई कि क्या दिया गया फंक्शन ये कह रहे हैं सिद्ध करना है कि संतत है, तो क्या u और क्या v है बेटा, यहाँ पे y नहीं है, मैंने गलती से y लिख दिया, सर्वत्र संतत है। तो अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो गया कि इसकी स्वतंत्रता कैसे करें। तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी एक प्रोसेस है जो बता रहा हूँ वो याद रखो। ऊपर हाईएस्ट पावर देखो, नीचे हाईएस्ट पावर देखो, ऊपर ज़्यादा है या नहीं है, लिमिट किसकी ओर जा रही है, जीरो की ओर। बच्चों एक बात याद रखना, वेन लिमिट x टेंड टू जीरो y टेंड टू जीरो, तो x अपॉन वाई वो 1 की ओर ही जाएगा, ठीक है, याद रखना है इस बात को, ये +1 या -1 की ओर जाता है, दो ही केस हैं। अब आप ये समझो जो मैं कह रहा हूँ उस बात को आराम से दिमाग में बिठाओ कि देखो बच्चों दो केस बनते हैं। नंबर एक होता है कि लिमिट x टेंड टू जीरो, एक होता है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। उसमें क्या हो, जैसे मान लो x की पावर n अपॉन ये केस हो, याद रखना यदि n ग्रेटर देन m है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये जीरो की ओर आएगा जब m ग्रेटर देन n हो, याद रह जाएगा। सिंपल सा रूल है बच्चों लिमिट का, ठीक है, ये लिमिट का रूल है, यानी दोनों बार जो वैल्यू है वो जीरो की ओर जाएगी। जीरो एक फाइनाइट वैल्यू है, तो यदि लिमिट इसकी अस्तित्व है जीरो के ऊपर तो ये कंटिन्यूअस भी होगा। बात समझ आई या नहीं आई? यहाँ पे बच्चों मैं सीधा ये लिखूँगा, चूँकि u व v 0 0 पर संतत है, बाकी तो सर्वत्र संतत होनी है, अतः जो fz भी संतत है। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई होगी। इसके बाद बच्चों आपको ये बताना है कि क्या ये एनालिटिक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंड टू जीरो, मूल बिंदु पे कर रहे हो तो u 0 प्लस डेल एक्स, यानी 0 प्लस एक्स क्या होगा, x, 0 माइनस u 0 0 अपॉन एक्स। कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा भाई, आप क्या करते हो x प्लस डेल एक्स y प्लस डेल वाई, ठीक है, मेरी बात को समझिए भाई। आप क्या लिखते हो, जैसा सीधा फॉर्मूला होता है कि u x प्लस डेल एक्स y माइनस u x y अपॉन डेल एक्स, कुछ ऐसा होता है। मैं डेल एक्स की जगह नंबर एक तो x यूज कर रहा हूँ, अब x की जगह 0 यूज करूँगा, 0 0 0, तो ये क्या बन गया, u डेल एक्स कोमा 0 माइनस u 0 0 अपॉन डेल एक्स। कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, मैं सिर्फ इसको एक बार x ले रहा हूँ और लिमिट x टेंड टू 0। अब बात समझ आ गई होगी। तो बच्चों इसी फॉर्मूले को मैंने लिखा है, सिर्फ डेल एक्स की जगह मैंने x यूज की है, ठीक है। तो u ऑफ x कोमा 0, तो जब मैं u x कोमा 0 को लेकर चलूँगा, देखो यहाँ पे रखूँ तो y तो 0 है, ये हट गया, ये x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आइए ना में जवाब दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन एक्स, तो बेटा ये आ जाएगा 1। डेल u अपॉन डेल वाई सेम यही प्रोसेस, लिमिट y टेंड टू 0 u 0 कोमा वाई माइनस u 0 0, ये तो 0 हो ही जाएगा फिर, ठीक है, और ये आ जाएगा y 0 कोमा वाई लिखूँगा तो ये क्या आएगा, देखो ये दोनों 0 हो ही गई, माइनस वाई क्यों, माइनस वाई अपॉन वाई, ये आएगा माइनस वाई अपॉन वाई, ये आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर हुआ? यही कर रहा हूँ, चलो ऊपर कर देता हूँ, डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो ये बन जाएगा बच्चों लिमिट x टेंड टू 0 v x 0 माइनस v 0 0 अपॉन x। तो जब v के अंदर मैं y को 0 पुट करूँगा 0, तो आएगा x अपॉन एक्स, ये आ जाएगा 1। और डेल वी अपॉन डेल वाई भी बच्चों ये प्लस है तो y आएगा y अपॉन वाई, यानी लिमिट y टेंड टू 0, डायरेक्टली लिख रहा हूँ y अपॉन वाई क्या आएगा 1।
तो यहाँ पे आप ये देखो का डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल है और डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल है। इसका मतलब जो दिया गया फंक्शन है वो एनालिटिक है। फिर हमें ये सिद्ध करना था कि एफ डैश जेड जो है भी वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये बताना था। कहाँ पे? तो हम क्या लिखेंगे कि एफ जेड माइनस एफ जेड नोट होता है, एफ जेड नोट फॉर्मूला अपॉन जेड माइनस जेड नोट। लेकिन आप जो अवकलन कर रहे हो, अवकलन जहाँ कर रहे हो वो आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु पे जेड नोट का मतलब जीरो ही हो गया। तो यदि मैं यहाँ पे एफ जीरो लिख लूँ कोई दिक्कत है, और जेड नोट को जीरो लिखूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। एफ जीरो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, एफ जेड वो रहा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आइटा वाई। तो जब बच्चों आप y इक्वल टू एम एक्स के अकॉर्डिंग आओगे तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस एम क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ से आइटा एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एम क्यूब, यहाँ से हो जाएगा एम एक्स है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन आएगा 1 प्लस आइटा एम। तो देखो एक्स क्यूब कॉमन लेकर कट जाएगा, यानी 1 माइनस एम क्यूब प्लस आइटा 1 प्लस एम क्यूब अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस आइटा एम। ये बच्चों कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? डिपेंड ऑन एम, यानी ये जो आपका एफ डैश जेड है वो किस पे डिपेंड कर गया? एम पर। इसका मतलब ये नहीं हो गया क्या कि जब मैं वाई एम की अलग अलग वैल्यू लूँगा, यानी एम की वैल्यू मैं 1 लूँगा, 2 लूँगा, 3 लूँगा, तो एफ डैश जेड की वैल्यू मेरे पास अलग अलग आएगी। भाई यही मतलब है या नहीं इसका? तो इसका मतलब ये नहीं कह सकता क्या मैं कि जब पथ अलग अलग हो रहा है तो लिमिट भी क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है ना, कि जब पथ अलग अलग करूँगा भाई y बराबर x, y बराबर 2x, y बराबर 3x, अलग अलग रेखा जाएगी और उनके पथ के अकॉर्डिंग लिमिट अलग अलग आ रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एफ डैश जेड है डज नॉट एग्जिस्ट। ये लीजिए बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन करने का तरीका समझ लीजिए, क्योंकि आगे इसी टाइप के क्वेश्चन है जो कुछ आपको भी करने होंगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। संतत, एनालिटिक और अवकलज, तीन चीज़ें एक साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर करनी पड़ी है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? बात दिमाग में बैठी? तो आज की लेक्चर को बच्चों फिर यहीं फिनिश करते हैं, बाकी जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।